हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर। किसी भी वायर के कोई भी मटेरियल का अगर आप यंग मॉड्यूलस की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिया हुआ है। देखो तो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट के साथ दो वायर जुड़े हुए ए एंड बी। जो वायर ए है वो रेफरेंस वायर है, ठीक है, और जिसके साथ थोड़ा सा हमने यहाँ पे मास लटकाया हुआ है ताकि वो स्ट्रेट रह सके, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा बहुत हमने टेंशन क्रिएट किया हुआ है, ओके। और वो वायर के साथ एक मेन स्केल जुड़ी हुई है और मेन स्केल के साथ एक वर्नियर स्केल, ठीक है, ताकि हम मिलीमीटर तक का मेजरमेंट ले सकें। चलो, अब ये तो है रेफरेंस वायर। रेफरेंस वायर मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, अपनी लेंथ फिर चेंज करेगा नहीं, ओके। ये है एक्सपेरिमेंटल वायर। जिस वायर की प्रॉपर्टी आप स्टडी करना चाहते हो वो वायर आप यहाँ पे लगाने वाले हो, और उसके साथ हमने यहाँ पे एक लगाया हुआ है एरो। सपोज मान लो कि ये वायर को हमने नॉर्मल कंडीशन में रखा विदाउट एनी मास, तो ये जो एरो है वो सपोज यहाँ पे आ रहा था। अब जब हमने यहाँ पे कुछ मास लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे कोई एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको हम बोल सकते हैं वेट, और वो फोर्स की वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन की वजह से यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या तो टेंसाइल स्ट्रेन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज होगी। और ये वायर की जो लेंथ इंक्रीज होगी तो ये जो एरो था जो यहाँ पे मिल रहा था वो अभी यहाँ पे मिलने लगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उसमें ये जो चेंज इन लेंथ है वो हम मेज़र कर सकते हैं, और वो बन जाएगा ये वायर के लिए डेल्टा एल। और इनिशियल लेंथ थी वो यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करेंगे जिसको हम बोल देंगे एल, ओके। एम जी वेट है, मतलब एक टाइप का फोर्स, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी यंग मॉड्यूलस का कैलकुलेशन देखो एकदम इजी हो गया। यंग मॉड्यूलस मतलब क्या था, तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस भी कैसा लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेन भी कैसा लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय हम क्या करते थे डेल्टा एल बाई एल। तो ये फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया इंटू क्या हुआ डेल्टा एल। अब फोर्स क्या होगा एम जी इंटू एल डिवाइड बाई एरिया क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो हमने जो मास लगाया था हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, इनिशियल लेंथ पता है, चेंज इन लेंथ हमने यहाँ पे मेज़र कर ली, और जो रेडियस है ये रहेगी ये वायर के क्रॉस सेक्शन की रेडियस, जो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। अब सब कुछ हमने मेज़र कर लिया, सभी वैल्यूज़ ये फॉर्मूला में डाल दी, तो हमें वही मटेरियल का यंग मॉड्यूलस मिल जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉड्यूलस एकदम इजी है। हाँ, उसके लिए एक सही टेक्निक की ज़रूरत है बस, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे रखा हुआ है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे है स्ट्रेन। किसी एक मटेरियल के लिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, ओके। कोई एक मेटल के लिए यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है। अब हमें हुक्स लॉ पता है। हुक्स लॉ क्या था,
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ हमें लीनियर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ओ से लेके ए तक देखो, यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो करेक्ट है। स्ट्रेस टू स्ट्रेन जो ग्राफ है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, कहाँ तक? पोजीशन ए तक। मतलब पोजीशन ए तक हुक्स लॉ है वो परफेक्टली फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर पोजीशन ए से अगर आप स्ट्रेस रिमूव करते हो तो वो बॉडी भी रिटर्न अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है। मतलब बॉडी है वो अपनी इनिशियल कंडीशन रिस्टोर करने में सक्सेसफुल रहेगी। कहाँ तक? पोजीशन ए तक। उसके बाद भी हो सकता है, वो चेक करेंगे। तो इसीलिए पोजीशन ए को बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लिमिट आ गई। ओके, आफ्टर दैट सपोज ए से बी जाओ तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्ट्रेस स्ट्रेन कहो कि वो फॉलो नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है। बट फिर भी अगर पोजीशन बी से आपने स्ट्रेस रिमूव किया तो बॉडी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो रिस्टोर कर लेगी, ठीक है। तो बी पोजीशन है उसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। क्यों? क्योंकि आफ्टर पोजीशन बी सपोज यहाँ से आपने स्ट्रेस रिमूव किया तो जो ये मटेरियल है वो अपनी पोजीशन ये रास्ते से रिस्टोर नहीं कर पाएगा, बल्कि कोई अनदर वे पकड़ के उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट हो जाएगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट हो जाएगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि पोजीशन बी के बाद जो बॉडी है उसका बिहेवियर परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो बी पोजीशन है वो इलास्टिक कंडीशन की लिमिट है, ठीक है। और इसी पॉइंट को बोला जाता है यील्ड पॉइंट। और यील्ड पॉइंट पे जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है वो यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट इज नॉन एज यील्ड स्ट्रेंथ, ओके। और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी हो सकती है। कोई एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, दूसरे मटेरियल के लिए वैल्यू अलग हो सकती है, ओके। पोजीशन सी के बाद देखो, अगर आपने कहीं पे भी मतलब बिटवीन बी एंड डी किसी भी पोजीशन पे अगर आपने स्ट्रेस रिमूव किया, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया, तो वो पोजीशन अपनी ओरिजिनल जो कंडीशन है उसको रिस्टोर नहीं कर पाएगी वो बॉडी, और किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के साथ वो परमानेंट सेट होगी, ठीक है। देखो यहाँ तक जो स्ट्रेन है वो लेस देन 1% है, 1% है, इसलिए यहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद क्या होगा? तो आफ्टर सी देखो, सी पोजीशन के बाद आप स्ट्रेस में बहुत कम बदलाव कर रहे हो। देखो सिर्फ आपने स्ट्रेस इतना इंक्रीज़ किया बट स्ट्रेन है वो इतना सारा इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसा कब देखने को मिलता है? जब बॉडी है वो अपना इलास्टिक बिहेवियर खो चुकी होती है। तो इलास्टिक बिहेवियर अगर उसके पास नहीं है तो ऐसी बॉडी को आप क्या बोलोगे? प्लास्टिक बॉडी। तो बिटवीन सी एंड डी आपको जो कर्व मिलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसी बॉडी का प्लास्टिक बिहेवियर। समझना, कोई भी मेटल के लिए आप इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में स्ट्रेस अप्लाई करो, समझो सपोज पोजीशन ए के लिए लूँ या तो बी के लिए लूँ, इतना ज़्यादा मैंने क्या किया है? स्ट्रेस अप्लाई किया है, तब जाके ओनली इतना स्ट्रेन क्रिएट हुआ। और ये कितना है? अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास ही, ठीक है ना। तो जब आप
डिफॉर्मेशन के लिए जो अप्लाई करने पड़ने वाला स्ट्रेस है वो ज़्यादा अप्लाई करते हो और स्ट्रेन कम क्रिएट होता है, तब चांसेस रहते हैं कि वो बॉडी अपनी पोजीशन रिस्टोर कर लेगी अगर स्ट्रेस रिमूव हुआ तो। और ऐसे बिहेवियर को आप बोलोगे इलास्टिक बिहेवियर। आफ्टर पोजीशन सी प्लास्टिक बिहेवियर इसलिए बोला गया क्योंकि हम स्ट्रेस में ज़्यादा कोई चेंज नहीं करते, बट स्ट्रेन ज़्यादा ही क्रिएट हो जा रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये है प्लास्टिक बिहेवियर। उसके बाद देखो क्या हो रहा है। अगर आपने उसके बाद आफ्टर पोजीशन डी आपने क्या किया, तो स्ट्रेस डिक्रीज किया, स्ट्रेस की वैल्यू कम की, फिर भी स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन इंक्रीज हुआ। तो पोजीशन डी के बाद मतलब सर्टेन लिमिट के बाद जो प्लास्टिक बिहेवियर में है बॉडी, उनके लिए अगर स्ट्रेस कम भी किया जाए तो भी स्ट्रेन इंक्रीज हो सकता है। और आफ्टर सम पर्टिकुलर स्ट्रेस मतलब पोजीशन ई के पास वो बॉडी है या तो वो वायर है वो टूट सकता है, जिस पोजीशन को हम बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। अब नाम से ही पता चल गया होगा कि नाम क्यों दिया ऐसा फ्रैक्चर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वो वायर है वो टूट गया। क्लियर। तो कोई भी मेटेलिक बॉडी है वो स्टार्टिंग में मतलब वेरी लो स्ट्रेन के लिए इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगी। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, स्ट्रेन ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो प्लास्टिक बिहेवियर होगा। इनिशियली इलास्टिक बिहेवियर था, अभी प्लास्टिक बिहेवियर। और एक हद से ज़्यादा अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, मतलब ये जो डी है उससे भी ज़्यादा, मतलब डी क्या हो गया यहाँ पे, वो बॉडी की स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, तो पोजीशन डी पे जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है एस यू, उसको आप बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्या बोलोगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ है उसको आप पार करके चले गए। उसके बाद आपने अगर स्ट्रेस कम भी कर दिया तो भी स्ट्रेन इंक्रीज होगा और ये मटेरियल है वो यहाँ पे कहीं पे टूट जाएगा, और वो पोजीशन को आप बोलोगे फ्रैक्चर पॉइंट। तो एग्ज़ाम में आए तो एकदम इजी है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करो, ओ से ए पे क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन करो, उसके बाद ए से बी क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन करो, उसके बाद बी से सी क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन करो, उसके बाद सी से डी में क्या है वो एक्सप्लेन करो, और डी से ई पे क्या है। तो ग्राफ के छोटे छोटे पोर्शंस को आप सिलेक्ट करते जाओ, उनको एक्सप्लेन करते जाओ, तो ये थियरी आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो एक दूसरा ग्राफ भी आपको दिया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा, द लार्ज ट्यूब कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट में से ब्लड को लेके जाने वाली एक वेजल। ठीक है, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको कैसा मिलता है देखो, उसमें कभी भी हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ना ही आपको कहीं पे प्रोपोर्शनलिटी साइन मिलेगी या तो उसके जैसा बिहेवियर मिलेगा। मतलब स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व आपको कभी भी लीनियर नहीं मिलेगा, वो कर्व मिलता है कुछ इस तरह। बट फिर भी ये बॉडी में किसी एक पोजीशन पे, सपोज यहाँ पे आपने स्ट्रेस रिमूव किया, तो वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन है वो वापस रिस्टोर कर सकती है। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छे इलास्टोमर का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, जैसे वल्केनाइज्ड रबर है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर किसने स्टार्ट किया था? गुडियर नाम के साइंटिस्ट ने। तो वल्केनाइज्ड रबर है तो आप उसमें 700% जितना स्ट्रेन क्रिएट कर सकते हो, तब तक ये अपनी पोजीशन वापस रिस्टोर कर सकता है। मतलब सोचो कि जो लेंथ है उससे आप 7 टाइम्स ज़्यादा लेंथ क्रिएट कर सकते हो खींच के, और फिर भी वो अपनी पोजीशन रिस्टोर कर सकता है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छे इलास्टोमर का एग्जाम्पल हुआ। वैसे ही सेम ये ग्राफ भी आपको दिया हुआ है बेस्ट इलास्टोमर के लिए। ठीक है,
तो सब्सटेंसेस लाइक टिश्यूज ऑफ अर्टा, रबर एक्सेट्रा विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। तो इलास्टोमर्स की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे ये थियरी फिनिश हुई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स के साथ सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो में जो आपके एग्जाम्पल्स है उसके साथ साथ एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन एक वीडियो में कर लेंगे और दूसरे वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे तब ये याद रखो कि यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज लिखवाए मैंने वो सब एक बार अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सभी फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक बार अच्छे से याद कर लेना। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए आपको टेक्स्ट बुक के टेबल में दी हुई है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको वो टेबल से ले लेनी है, ठीक है। फिर हम सॉल्यूशन आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक स्टील का एक यंग मॉड्यूलस है वही आपको याद रखना है और कॉपर का यंग मॉड्यूलस है वो याद रखना है, स्टील का एंड कॉपर का, ठीक है। और कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है। अगर एग्ज़ाम में आपको यंग मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू नहीं दी है तो वो आपको दी जाएगी, ठीक है। सपोज़ हो सकता है कि कोई टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल में यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आपको डायरेक्ट टेबल से लेने के लिए बोला जाए, तो एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें यंग मॉड्यूलस की वैल्यू दी जाएगी आपको, ठीक है। तो वो सब वैल्यूज़ याद रखने का टेंशन मत लो। हाँ, ये स्टील एंड कॉपर बार बार यूज़ होता है, तो इन दोनों के यंग मॉड्यूलस की वैल्यू अच्छे से याद रख लो। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के साथ सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।